समाकलन विधि से गति के समीकरणों की स्थापना। हम समाकलन विधि से गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। हम पहले देख चुके हैं गति के 3 समीकरण हैं हमारे पास। गति का जो पहला समीकरण होता है वह होता है v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। और गति का तीसरा समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। तो हम यहाँ पर गति के इन तीनों समीकरणों को हम समाकलन विधि से इसकी स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन गति के पहले समीकरण की स्थापना। पहले समीकरण की स्थापना। हमारा गति का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस समीकरण को हम स्थापित करेंगे। तो यहां पर माना किसी क्षण वस्तु का त्वरण यदि स्मॉल a है तो हमको पता है त्वरण a बराबर होता है, इसका तात्क्षणिक जो त्वरण जो होता है a बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर dv बटे dt। इसको दे दो पहला इक्वेशन, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dv बराबर a इंटू dt। इसको दो पहला इक्वेशन, इसको रहने दीजिए। अब यहां पर देखिए हमको प्राप्त हुआ dv बराबर a इंटू dt। तो हम यहाँ पर जो समाकलन करते हैं वह समाकलन निश्चित समाकलन किया जाता है। तो इस स्थिति में हमको यहाँ पर इस समीकरण 1 को कुछ लिमिटेशंस के अंतर्गत इसका समाकलन करेंगे या कुछ सीमाओं के अंतर्गत इसका समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सीमाएं ज्ञात कर लेते हैं। सीमाएं या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में लिमिट्स। यहाँ पर किन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 को हम समाकलित करेंगे वह सीमा ज्ञात करेंगे। अब यहां पर देखिए समय t बराबर 0 मतलब प्रारंभिक समय में यदि वेग बराबर u, हमको पता है प्रारंभिक समय में जो वेग होता है उसको u से डिनोट करते हैं, तथा t समय में वेग बराबर v होता है। हमको पता है समय t है तो उस स्थिति में वेग u के बराबर समय t बराबर 0 है तो उस स्थिति में जो वेग होता है वह u के बराबर होता है। और यदि t में जो समय में होता है वेग या अंतिम वेग को हम मानते हैं v के बराबर। तो इन लिमिटेशंस के अंतर्गत हम समीकरण 1 को समाकलित करेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 को समाकलन करने पर या समीकरण 1 का समाकलन करने पर। तो समीकरण 1 का समाकलन इन सीमाओं के अंतर्गत करेंगे। तो उस स्थिति में यहां पर देखो dv लिखा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम v के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और t लिखा है इसका मतलब हम इसको t के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो इधर dv लिखा है तो उस स्थिति में dv लिखा है उस स्थिति में यहाँ पर v से संबंधित लिमिट्स को लगाएंगे और राइट हैंड साइड में t से संबंधित लिमिट्स को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए इससे संबंधित लिमिट्स लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा dv मतलब लिमिट्स कैसे होगी, प्रारंभिक जो लिमिट होगा यहाँ पर वेग के लिए प्रारंभिक लिमिट u है और अंतिम लिमिट कितना होगा v है।
तो हम यहाँ लिख रहे हैं v के सापेक्ष समाकलन, तो हम इसको कहाँ से कहाँ तक समाकलन करेंगे? प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक, अर्थात हम इसको u से v तक समाकलित करेंगे। बराबर इधर कितना है? इधर जो समाकलन होगा, इधर देखो यहाँ पर t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा प्रारंभिक समय 0 है और अंतिम समय t है, तो इधर हम जो समाकलन करेंगे वह 0 से t तक किया जाएगा। तो यहाँ पर 0 है लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा, और अपर लिमिट या उच्च सीमा t है, और राइट हैंड साइड में है a इंटू dt। या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dv के सामने कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, और हमको पता है 1 का जो समाकलन होता है तो वह जिस भी चर के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं उस चर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 का v के सापेक्ष समाकलन v के बराबर होगा। समाकलन जब हम पढ़ेंगे या पढ़े हैं तो वहाँ पे ये सूत्र बताया जाएगा। तो 1 का समाकलन v के सापेक्ष v के बराबर होता है, और जब समाकलन करने के बाद जब लिमिट्स को अप्लाई करते हैं तो इधर लिखा जाता है बड़े कोष्ठक के इधर नीचे निम्न सीमा को और ऊपर में उच्च सीमा को लिखा जाता है। बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समाकलन कैसे होगा? a t का फलन यहाँ पर नहीं है सीधा सीधा, इसलिए a अचर राशि होगा, तो ये अचर राशि इस समाकलन से बाहर आ जाएगा और हमारा समाकलन केवल यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो 1 का t के सापेक्ष समाकलन इधर t हो जाएगा, ये 0 और ये t। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? इसका मान अपर लिमिट के बराबर रखेंगे, फिर ऋण चिन्ह, उसके बाद फिर इसी का मान लोअर लिमिट के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाता है अपर लिमिट का मान रखेंगे u, v का मान v रखेंगे तो v हो जाएगा, माइनस v का मान अब u रखेंगे, ये लिमिट अप्लाई हो गया। सिमिलरली इधर a है, t का मान पहले अपर लिमिट को रखा जाता है तो t का मान t रखेंगे, माइनस t का मान अब 0 रखेंगे। तो ये हमको मिल जाता है v माइनस u बराबर a इंटू टी a t, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं v बराबर, इधर पक्षांतर कर दिए, u प्लस a t। यह गति का पहला समीकरण है, यहाँ पर लिख सकते हैं यह गति का पहला समीकरण है। अब इसके बाद देखते हैं गति का दूसरे समीकरण की स्थापना। गति के दूसरा है हमारा गति के दूसरे समीकरण की स्थापना। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? S बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, माना कोई वस्तु x अक्ष की धनात्मक दिशा में v वेग से गतिशील है और उसमें जो त्वरण है वह a के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं, माना कोई वस्तु x अक्ष की धनात्मक दिशा में v वेग से गतिशील है तथा उसमें उत्पन्न त्वरण स्मॉल a है। तो उस स्थिति में हमको पता है v बराबर होता है dx बटे dt। v बराबर होता है dx बटे dt, या यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको dx बराबर v इंटू dt। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर पहला।
और अभी हम को पता है गति के पहले समीकरण से होता है v बराबर u प्लस at। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि गति के पहले समीकरण से हमारे पास है v बराबर u प्लस at, अतः समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम v का मान रखेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए अतः समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, dx बराबर v का मान रखेंगे u प्लस at इंटू कितना है dt, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं dx बराबर u इंटू dt प्लस a इंटू t इंटू dt। इसको दे दीजिए दूसरा इक्वेशन। अब हम इस दूसरे समीकरण का एक निश्चित सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करेंगे, वह सीमाएं हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, किन सीमाओं के अंतर्गत इस समीकरण का समाकलन होगा, मतलब लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समय यदि t बराबर 0 हो, यदि समय t बराबर 0 हो तो उस स्थिति में जो वस्तु की जो स्थिति होगी, तो वस्तु की स्थिति x बराबर शुरू में रहेगा, मतलब प्रारंभिक स्थिति होगी उसकी, तथा यदि समय t हो तो वस्तु की स्थिति अब कितना हो जाएगा, तो वस्तु की स्थिति यहाँ पर x बराबर उसमें जो कुल विस्थापन हुआ है उसके वो बराबर हो जाता है t समय में, तो हम उसको किसके बराबर मान लेते हैं, s के बराबर। तो इन सीमाओं के अंतर्गत हम समीकरण 2 को समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 2 का समाकलन करने पर ये कितना हो जाएगा, समीकरण 2 का समाकलन करेंगे तो इधर देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन करना है, इसलिए यहाँ पर x से संबंधित लिमिट लगाएंगे। तो x से संबंधित मतलब स्थिति से संबंधित लिमिट कितना होगा, उसका लोअर मान है x बराबर 0, अपर मान कितना है x बराबर s, मतलब निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा s है, इसलिए हम इधर 0 से लेकर के s तक इसका समाकलन करेंगे। और कितना है इधर, ये dx के बराबर है। राइट हैंड साइड में देखिए पहला पद देखिए u इंटू dt, मतलब यहाँ पर t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो t के सापेक्ष समाकलन करना है, इसलिए यहाँ पर t से संबंधित जो लिमिट्स है, t से संबंधित लिमिट कितना है, जो निम्न सीमा है वह t बराबर 0 है और जो उच्च सीमा है वह t के बराबर है। तो यहाँ पर जो लिमिट लगेगा वह लगेगा 0 से t इंटू u इंटू dt प्लस इधर यहाँ पर भी t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इसलिए a t इंटू डी टी, ये कितना हो जाएगा, इधर भी t के सापेक्ष हो रहा है इसलिए 0 से t तक। अब इसके बाद इसका समाकलन हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर कोई राशि नहीं है, मतलब हम 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो यदि 1 का किसी भी चर के सापेक्ष समाकलन उस चर के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर इसका मान हो जाएगा
किसके सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है? एक का x के सापेक्ष, इसलिए समाकलन एक का हो जाएगा x। लोअर लिमिट को नीचे लिखा जाता है 0, अपर लिमिट को ऊपर लिखा जाता है। बराबर यहाँ पर देखिए u t का फलन नहीं है, इसलिए u बाहर आ जाएगा समाकलन से, और फिर वहाँ एक बच जाएगा, एक का t के सापेक्ष समाकलन t हो जाएगा, अरे 0 से t प्लस यहाँ पर देखिए a t का फलन नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल t के सापेक्ष समाकलन होगा, इसलिए a समाकलन चिन्ह से बाहर आ गया। और t का जो समाकलन होता है, t का समाकलन हमारे पास एक फार्मूला है, यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन ये होता है x की घात n+1 बटे n+1, ये फार्मूला है से। इस सूत्र से देखिए यहाँ पर कितना मान मिलेगा। यहाँ पर t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है और t का घात है 1, यहाँ t के सापेक्ष समाकलन t की घात है यहाँ पर n के स्थान पर 1, तो 1 रहेगा तो t के ऊपर 1 धन 1 मतलब 2, t की घात 2 बटे 1 धन 1 बटे 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा t का वर्ग बटे 2। लिमिट्स कितने हैं? 0 और t। इसके बाद मान रख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? पहले x का मान s रखेंगे, s माइनस x का मान अब 0 रखेंगे, तो s माइनस 0 बराबर u इंटू, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करो, t का मान t रखेंगे माइनस t का मान 0 रखे, फिर प्लस a इंटू, पहले t का मान t रखेंगे तो हो जाएगा t का वर्ग बटे 2 ऋण चिन्ह, अब t का मान कितना रखेंगे? 0 का वर्ग 0 बटे 2। इस प्रकार से लिमिट अप्लाई हो गया, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं s माइनस 0 बराबर s बराबर t माइनस 0 बचेगा t u इंटू टी यू टी प्लस यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ए टी का वर्ग बटे 2, या इसी को हम लिखते हैं 1 बटे 2 ए टी का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए ये हमको मिल गया s बराबर, इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं तीसरा। अब हमको यहाँ पर मिल गया s बराबर यू टी प्लस 1 बटे 2 ए टी का वर्ग। तो इस प्रकार से यह गति का दूसरा समीकरण है। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं यह गति का दूसरा समीकरण है। तो इस प्रकार से हम गति के पहले समीकरण और गति के दूसरे समीकरण को समाकलन विधि से उसकी स्थापना की। अब इसके बाद हम देखते हैं गति के तीसरे समीकरण की समाकलन विधि से हम कैसे स्थापना करेंगे। तो इसको इधर देखिए, हमारा तीसरा है गति के तीसरे समीकरण की स्थापना। गति के तीसरे समीकरण की स्थापना कौन से विधि के द्वारा? समाकलन विधि के द्वारा। हमको पता है क्योंकि वस्तु का त्वरण a बराबर होता है dv बटे dt, लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी पता है जो वस्तु का जो वेग जो होता है v बराबर होता है, ये विस्थापन की दर को कहते हैं v, और वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है, विस्थापन की दर वेग है। या हम यहाँ, अतः यहाँ ऐसा लिखिए, अतः यहाँ a बराबर dv बटे dt है, उसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है dv बटे dx इंटू
dx बटे dt। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, dx से dx कैंसिल होता है, dv बटे dt। तो इसके तुल्य हम इसको मानते हैं। अब यहां देखिए a बराबर है dv बटे dx इंटू dx बटे dt, और dx बटे dt का मान किसके बराबर है, v के बराबर है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a बराबर dv बटे dx इंटू इस पूरे का मान रख देते हैं अपन v के बराबर। चाहो तो आप इसको समीकरण नंबर पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको ऐसे, तो इसके बाद जो समीकरण को उसको चौथा दे सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको कैसा लिख सकते हैं, dx को इधर पक्षांतर कर दो तो इधर हम इसको लिख सकते हैं a इंटू dx बराबर ये v इंटू dv। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर चौथा। अब हम इस समीकरण नंबर चौथे को विभिन्न सीमाओं के अंतर्गत इसका समाकलन करेंगे तो हमें गति का तीसरा समीकरण प्राप्त होगा। तो मतलब इसके लिए हम लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको किसके लिए लिमिट ज्ञात करना पड़ेगा, एक तो x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, स्थिति का लिमिट ज्ञात करेंगे, स्थिति के लिए लिमिट, और वेग के सापेक्ष समाकलन होगा, इसलिए हम वेग के लिए भी लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अब ज्ञात करते हैं सीमाएं। तो यहां पर लिखिए, ज्ञात कीजिए सीमाएं, लिमिट्स। समय t बराबर 0 हो तो, समय t बराबर 0 हो तो उस स्थिति में जो वेग जो होता है, वेग बराबर u होता है प्रारंभिक समय, तथा स्थिति x बराबर 0 होता है, तथा यदि समय t हो तो t समय में वेग को हम कितना लेते हैं, अंतिम वेग के बराबर v, तथा जो स्थिति जो होता है x, ये उसमें जो कुल विस्थापन होता है उसके बराबर होता है। मतलब x किसके बराबर हो गया, s के बराबर। तो इन लिमिट्स के अंतर्गत हम समीकरण 4 का समाकलन करेंगे। तो नीचे लिख सकते हैं, इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 4 का समाकलन करने पर तो इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 4 का समाकलन करने पर कैसे हो जाएगा, इधर a इंटू dx, x के सापेक्ष समाकलन कर रहा है इसलिए x से संबंधित यहाँ पर लिमिट्स लगाएंगे। तो x से संबंधित लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है s, निम्न सीमा है 0 और उच्च सीमा है s बराबर। इधर देखिए राइट हैंड साइड में किसके सापेक्ष हमको समाकलन करना है, v के सापेक्ष, इसलिए v से संबंधित, वेग से संबंधित जो लिमिट्स हैं, निम्न सीमा है u, उच्च सीमा है v। तो इधर का समाकलन हो जाएगा u से v तक, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं, a बाहर आ जाएगा, एक का x के सापेक्ष समाकलन होता है x और लिमिट हो जाएगा 0 इंटू 0 से लेकर के s तक बराबर। यहाँ पर वही v के सापेक्ष समाकलन सूत्र लगेगा, x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन जो होता है वह प्राप्त होता है x की घात n+1 बटे n+1, ये वाला सूत्र। चूंकि x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन होता है x की घात n+1 बटे n+1, इस सूत्र से यहाँ पर समाकलन होगा। तो ये मिल जाएगा v के सापेक्ष समाकलन, तो v की घात 1 है इसलिए v का घात 1 धन 1 2 बटे नीचे में 1 धन 1 2,
लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v। इसके बाद ये हो जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई करो, पहले उच्च सीमा का मान लिखो x बराबर s ऋण x बराबर 0। इधर भी वैसे करना है, v का मान पहले v रखेंगे तो v का स्क्वायर बटे 0, 0 नहीं सॉरी 2 है, फिर ऋण चिन्ह, अब किसका मान रखेंगे लोअर लिमिट, तो u का स्क्वायर बटे 2, ये लिमिट अप्लाई हो गया। या इसी को हम आगे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, as बराबर लघुत्तम आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। या इसी को हम आगे इधर लिखें, इसी को आगे इधर लिखें तो इधर हमको प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा as के साथ, तो ये मिल जाएगा 2as, ये प्राप्त हो जाएगा 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। अब हम यदि u का वर्ग को इधर पक्षांतर कर दें तो हम इसी को लिख सकते हैं v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। ये है हमारा नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 तक हुआ था, ये 5वां। यह गति का तीसरा समीकरण है। इस प्रकार हमने यहाँ पर समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरण ज्ञात किए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं गति के समीकरणों में कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, उसके बारे में। गति के समीकरणों से संबंधित कुछ विशेष स्थितियां। गति के समीकरणों से संबंधित कुछ विशेष स्थितियां। इसमें से पहले देखते हैं स्थिति पहला। स्थिति पहला देखिए, यदि वस्तु में त्वरण के स्थान पर मंदन हो तो गति के तीनों समीकरणों का स्वरूप कैसा होगा। तो यहां लिखो स्थिति पहला, यदि त्वरण के स्थान पर मंदन हो। तो यदि त्वरण के स्थान पर मंदन होगा तो उस स्थिति में a बराबर a के स्थान पर हम ऋणात्मक त्वरण लिखेंगे। तो मंदन होगा तो a के स्थान पर माइनस a होगा। मंदन का मतलब क्या होता है, वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है, वस्तु के वेग में जब कमी होता है तो उस स्थिति में वहां पर जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे मंदन कहते हैं। और हमने जो गति के जो तीनों समीकरण जो देखे वहां पर जो वेग में परिवर्तन हो रहा था वह धनात्मक था, तो उसके आधार पर हमने गति के 3 समीकरण दिए थे। तो यदि त्वरण के स्थान पर मंदन होगा तो उस स्थिति में गति के तीनों समीकरणों को कैसे लिखेंगे। पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर u प्लस at होता था तो प्लस के स्थान पर माइनस a होगा तो माइनस at। ये समीकरण मिलेगा गति का पहला समीकरण।
गति का दूसरा समीकरण क्या मिल जाएगा, s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग होता था, तो यहाँ पर माइनस 1/2 at का वर्ग मिलेगा। उसी प्रकार से तीसरा इक्वेशन था गति का, v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as होता था, तो यहाँ पर माइनस 2as होगा। तो इस प्रकार से ये गति के 3 समीकरण होंगे जब वहां पर त्वरण के स्थान पर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो उस स्थिति में गति के समीकरण को ऐसा लिखेंगे, धनात्मक के स्थान पर सभी जगह ऋणात्मक चिन्ह होगा। इसके बाद स्थिति दूसरा, स्थिति दूसरा, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो उस स्थिति में जो गति के जो तीनों समीकरण हैं उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, विरामावस्था है मतलब u का मान प्रारंभिक वेग कैसा होगा, 0। अतः क्या हो जाएगा, पहले समीकरण को कैसा लिखेंगे, हमारे पास पहला समीकरण है गति का v = u + a2 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, v बराबर u का मान 0 हो गया, तो हमको v बराबर at मिलेगा। दूसरा समीकरण अब क्या मिलेगा, s बराबर ये 0 हो जाएगा, 1/2 at का वर्ग हो जाएगा। और तीसरा समीकरण क्या मिलेगा, v का वर्ग बराबर 2as, यहाँ पर u का वर्ग ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरी स्थिति में यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे तो इस स्थिति में u का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर गति के तीनों समीकरण को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। इसके बाद और स्थिति है, स्थिति नंबर 3, स्थिति तीसरा, यदि वस्तु विरामावस्था से गुरुत्व के अधीन, विरामावस्था से गुरुत्व, यदि वस्तु विरामावस्था से गुरुत्व के अधीन नीचे गिरे, तो इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु विरामावस्था में है, अतः यहाँ विरामावस्था में है इसलिए u बराबर 0 होगा, और ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है इसलिए a का मान गुरुत्व के अधीन गिर रहा है, तो ये जो त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या समीकरण मिल जाएगा, गति का पहला समीकरण कितना प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको v बराबर gt, u का मान 0 और a का मान रखे स्मॉल j। गति का दूसरा समीकरण कितना मिल जाएगा, s बराबर 1/2 g t का वर्ग मिल जाएगा। गति का तीसरा समीकरण कितना मिलेगा, v का वर्ग बराबर u का वर्ग तो 0 हो जाएगा, 2as है वहां पे, a के स्थान पर g और as ये मिलेगा। तो इस स्थिति नंबर तीसरे में जब वस्तु विरामावस्था से गुरुत्व के अधीन नीचे गिरता है तो उस स्थिति में पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर gt, दूसरा समीकरण हो जाएगा s बराबर 1/2 gt का वर्ग, और v वर्ग जो तीसरा समीकरण हो जाएगा v वर्ग बराबर 2gs। इसके बाद एक और स्थिति है, स्थिति चौथा, यदि हम वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकें, यदि वस्तु को पृथ्वी की सतह से
ऊपर की ओर फेंकें। अर्थात हम नीचे से वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, g का मान ऋणात्मक हो जाएगा। अतः पहला जो समीकरण हो जाएगा ये मिलेगा v बराबर माइनस जी टी। दूसरा समीकरण है यह मिलेगा s बराबर माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। और तीसरा समीकरण हमको मिलेगा v स्क्वायर बराबर माइनस 2 इंटू जी इंटू एस। यहाँ पर ये इस प्रकार से मिलेगा। ये तब मिलेगा जब वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वह 0 हो तब। और यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तो उस स्थिति में v बराबर u माइनस जी टी, s बराबर u माइनस 1/2 जी टी का वर्ग और v का वर्ग बराबर u माइनस 2gs ऐसा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया गति के समीकरणों से संबंधित कुछ विशेष स्थितियां। अब यहाँ पर एक टॉपिक और है, उसको देख लेते हैं। एक समान त्वरित गति में tवें सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। हमारा अगला हेडिंग है एक समान त्वरित गति में tवें सेकंड में चली गई दूरी। एक समान त्वरित गति में tवें सेकंड में चली गई दूरी, इसका मान हम ज्ञात करते हैं। एक समान त्वरित गति में tवें सेकंड में चली गई दूरी। तो माना वस्तु एक समान त्वरण A से गतिमान है जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात वेग v हो जाता है। यहाँ पर एक समान त्वरित गति में tवें सेकंड के लिए जो चली गई दूरी है उसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमने माना कि कोई वस्तु है जो कि एक समान त्वरण a से गतिमान है और उसका प्रारंभिक वेग u के बराबर है तथा t समय पश्चात जो उसका वेग है v हो जाता है। तो उस स्थिति में हमको पता है गति का जो दूसरा जो समीकरण जो होता है उससे यहाँ पर जो कुल विस्थापन जो होता है उसका मान होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। अब गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। इसको दे दो पहला इक्वेशन यहाँ पर। तो s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है। अब यदि वस्तु द्वारा ये कौन से सेकंड में चली गई दूरी है, t समय में चली गई दूरी है। ये जो दूरी जो होता है वस्तु द्वारा t समय में जितना विस्थापन होता है उसके बराबर होता है। अतः t समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये कितना होगा, st बराबर यही हो जाएगा u इंटू टी प्लस
1/2 AT का स्क्वायर। इसको तीसरा समीकरण दो, तथा अब इससे जस्ट पहले t-1वें समय में, t-1 समय में चली गई दूरी, तो या तय की गई दूरी, ये कितना मिलेगा हमको, s t-1 बराबर, यहाँ पर सब t का मान t-1 रखेंगे, u t-1 प्लस 1/2 a t-1 का स्क्वायर। ये हमारा तीसरा समीकरण होगा। ये है आपका दूसरा समीकरण। इस प्रकार वस्तु द्वारा tवें सेकंड में चली गई जो दूरी होगी वह कितनी हो जाएगी, st में हम t-1 को घटा देंगे, st-1 को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए, अतः tवें सेकंड में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, बराबर st माइनस s t-1 मान रख दीजिए। अब इसके बाद st का मान कितना रखेंगे, ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, माइनस चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा ये u t-1 प्लस 1/2 a t-1 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, t-1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा ut माइनस u, फिर प्लस यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं एक ही साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 a, ये हो जाएगा t का वर्ग प्लस 1/2 a, ये हो जाएगा t-1 का जो होल स्क्वायर होगा t का वर्ग प्लस 1 माइनस 2t, तो ये फिर माइनस हो जाएगा 2t, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a मिल जाएगा AT। या इसी को हम आगे लिख सकते हैं ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा ut, क्योंकि बाहर में है ऋण चिन्ह है तो ऋण और ऋण का गुणधन, ये हो गया u, फिर ये ऋण 1/2 AT का स्क्वायर, फिर ये ऋण a/2 ऋण और ऋण धन AT। अब देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ut से ut कट गया, 1/2 AT का वर्ग से 1/2 AT का वर्ग कट गया। अब बचा कितना, u माइनस a/2 प्लस AT, यहाँ पर बचा u माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर बच गया u प्लस AT माइनस a/2, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं u 1/2 को a/2 को उभयनिष्ठ निकाल लो, तो ये प्लस a/2 उभयनिष्ठ निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, a/2 उभयनिष्ठ निकालोगे तो 2t माइनस ये 1। यदि हम इसको st से डिनोट करें तो ये हमको मिल जाएगा st बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1, इसको देते हैं चौथा समीकरण। तो यहाँ पर हमको मिला st बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1। ये किसी वस्तु के द्वारा जब वस्तु एक समान त्वरित गति करती है तो उस स्थिति में tवें समय के लिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा समाकलन विधि से गति के समीकरणों की स्थापना और उसके कुछ विभिन्न स्थितियां, और उसके बाद फिर देखें हम एक समान त्वरित गति में tवें सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
और दूरी का मान हमको मिला st बराबर u प्लस a बटे 2 इंटू 2t माइनस 1। तो समीकरण 4 की सहायता से हम t वें समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।